Good evening, Jai Hind, and welcome to the platform of ICS and Major Pankaj Defense Academy. I welcome you all and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले हफ्ते हमारे मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी और द G21 स्कूल के 5 बच्चों का द मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय यानी कि MNSS राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन और फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और आने वाले हफ्ते में वो वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो जो सपना हमने देखा था, परिमल सर, बबीता मैम और मेजर पंकज यानी मैंने खुद और हमारी टीम ने जो सपना देखा था, हम उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रयास करते हुए हमने ये पहली सफलता हासिल की है कि 5 बच्चों का पहले अटेम्प्ट में ही, और जो बच्चे थे वो दिन रात मेहनत करके अपने पास रुक के, उसमें से कुछ बच्चे दिल्ली के, जींद के, एक बच्चा भिवानी और आपके आसपास के सोनीपत के, नसीरपुर, भवापुर, हरसाना और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। तो मैं उन सभी बच्चों को और पेरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर ये भरोसा जताया और हम भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपना पूरा 100% दे सके। अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट नहीं आया है और हमें उम्मीद है कि जो शुरुआत हमने पिछले साल की है उसमें बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने पिछले हफ्ते एक स्टेट को कवर किया था, ताकि हम आपको इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, किस तरह से जो बच्चों की जो मार्गदर्शन है वो करवा रहे हैं, समय समय पे उनको गाइड करते रहें और उनका हौसला अफजाई करते रहें ताकि उनको हर कदम पे वो सारी चीज़ें मिल सकें जिससे वो अपना सपना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्कूल जैसे स्कूलों में जाके या फिर 11th-12th के बच्चे, 12th पास के बच्चे NDA में जाके और अपना सपना साकार कर सके और इस देश के लिए कुछ कर सके और अपने परिवार, अपने स्टेट और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमें सभी को पता है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से एक स्टेट है और हम हर स्टेट्स को बड़ी बारीकी से कवर करते हैं ताकि ये आपके हर एक स्कूल के कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, आपके NDA, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके काम आ सके। क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो लोग हैं वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लाते हैं कि जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम एज ए शिक्षक, टीचर और एज ए गाइड, हमारा ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन सारी चीज़ों को, उन सारे सब्जेक्ट्स को, हर एक टॉपिक को बड़े बारीकी से कवर करें ताकि कोई भी चीज़ ऐसे छूट ना पाए और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं, वो सबसे पहले आने वाले समय में सबसे पहले लिस्ट में उनका नाम आए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का जो टॉपिक लिया है, हम जो हर बार कोई ना कोई नया स्टेट लेके आएंगे और जो आपको कंप्लीट जानकारी चाहिएगी वो आपको जो हमारी ऑनलाइन ऐप है या ऑफलाइन जो हमारा बैच चल रहा है उसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफी एंड लोकेशन देखते हैं, यानी कि भूगोल और इसका स्थान देखते हैं, इसकी राजधानी देखेंगे। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, ताकि कोई भी टॉपिक ना बच पाए। तो सबसे पहले हम इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। मैं आपको हिंदी मीडियम ही दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। तो भूगोल और स्थान में हम सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं ईटानगर और इसकी जो सीमाएं हैं कि इसके जो चारों तरफ से जो सीमाएं लगती हैं, किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं वो इस प्रकार हैं। दक्षिण में असम और नागालैंड
और के साथ साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिण में यानी कि जो साउथ है उसमें असम और नागालैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार यानी कि ईस्ट में म्यांमार, और पश्चिम में यानी वेस्ट की तरफ आपका भूटान, और उत्तर में मैकमोहन रेखा पर चीन के साथ एक विवादित सीमा भी साझा करता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 2012 में कमीशन हुआ, जब मैं एज ए लेफ्टिनेंट पहली बार पलटन में गया, अपनी यूनिट में गया, तो मेरी पहली पोस्टिंग तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही थी, और मेरी पहली पोस्टिंग चीन बॉर्डर पे ही थी। तो मैं इस टॉपिक से आपको वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ के जो टॉपिक्स हैं, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, कैसा वहाँ का नज़ारा है, या कैसे वहाँ का वातावरण है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे वो वहाँ के फेस्टिवल्स त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वो आपको बताता रहूँगा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री वो श्री पेमा खांडू हैं। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें, इसे अक्सर भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, यानी कि पूर्व में जो स्टेट है, राज्य है, यही है पहला राज्य। और सबसे पहले जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही आती हैं। तो इसीलिए इसे लैंड ऑफ द डाउन लिट माउंटेन्स यानी भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि कहा गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 4:30-5 बजे के आसपास सूरज निकल जाता है वहाँ पे, क्योंकि अगर हम ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस देखें, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में यानी पश्चिम में गुजरात का एरिया है, तो इन दोनों जगह में 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सूरज आता है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, तो भारत में सूर्योदय देखने वाला पहला स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका मैप है अरुणाचल प्रदेश का। आप देख सकते हैं कि चाइना नॉर्थ में जो विवादित क्षेत्र है, और इस पे काफ़ी डिस्प्यूट भी चलता रहता है। आप देखते रहते हैं आए रोज न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आपका भूटान आ जाता है, नीचे आपका असम और नागालैंड आ गया, और आपका जो ईस्ट है वहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है। ठीक है, मैं आपको जो तवांग का बता रहा था, ये तवांग यहाँ पर लोकेटेड है, और ये आपका चाइना बाउंड्री है। ठीक है, तो मेरी पहली पोस्टिंग मैं जब गया था तो वो यहीं पे थी। इसके बाद प्रसिद्ध स्थान यानी कि जो फेमस प्लेसेस हैं, वो तवांग, जो मैंने आपको बताया कि तवांग मठ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे बड़ी एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्री यानी कि मठ वो तवांग में सिचुएटेड है, जो भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। इवन एशिया के भी सबसे बड़े मठों में से एक है। जीरो घाटी अपने चावल के खेतों और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, और अबतानी जनजाति का घर भी है। जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इसमें दिखाऊंगा कि होम टू द अबतानी ट्राइब, यानी जो अबतानी जनजाति है वो जीरो वैली में, जीरो घाटी में रहती है। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो नामदफा नेशनल पार्क है वो बड़ा वन्यजीव उद्यान है, जो लाल पांडा और बाघ जैसे दुर्लभ जानवरों के लिए जाना जाता है। तो नामदफा अगेन इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, ये आपके टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है। आपके उसमें भी आती हैं, एनडीए के पेपर में भी, और आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्कूल, वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाती हैं। बोमडिला एक शहर जो अपनी पहाड़ियों और बौद्ध मठों के लिए फेमस है। जैसे ही हम अगर गुवाहाटी के वाया गुवाहाटी जाते हैं, क्योंकि जो नज़दीक एयरपोर्ट है वो आपका गुवाहाटी में ही है, और उसके बाद बाय रोड हम फिर ट्रैवल करते हैं अरुणाचल की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद टेंगा आता है, उसके बाद फिर बोमडिला आता है, और फिर आगे जाके तवांग आता है। तो जब हम गुवाहाटी से और अपनी यूनिट तक पहुंचने में, तवांग पहुंचने में हमें लगभग 2 से 3 दिन लग जाते थे, और सुबह 4-5 बजे कॉन्वॉय चलता था, गाड़ियाँ चलती थी, काफिला चलता था, और शाम को हम एक जगह पे रुकते थे, रेस्ट करते थे, और अगली सुबह के लिए फिर रेडी हो जाते थे। ये आपका जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी जगह देखने को मिलेगी।
बात करते हैं फेमस फेस्टिवल्स की, यानी कि त्योहार की। लोसार मोनपा जनजाति द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में बनाया जाने वाला त्योहार है। यानी कि जो लोसार है वो त्योहार आपका, जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं, मोनपा जनजाति, हमने जो पहले अप्तानी जनजाति पढ़ी थी, अप्तानी ट्राइब, ऐसे ही मोनपा ट्राइब जो है जनजाति है उसके द्वारा ये लोसार मनाया जाता है। उसके बाद सोलंग है, ये आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अच्छी फसलों के लिए देवताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तो लोसार आपका मोनपा जनजाति बनाती है, सोलंग आपका आदि जनजाति बनाती है, मोपिन ये आपकी गैलो जनजाति बनाती है। यानी कि आप देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं। तो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने वाला त्यौहार है। बौद्ध त्यौहार, तवांग और अन्य बौद्ध क्षेत्रों में बुद्ध को समर्पित कई त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर मैं तवांग की बात करूं तो जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था 2012 से 2014, तो जो भगवान गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, तो कुछ जो शरीर के कुछ अंग वो पूरे देश में जहाँ जहाँ मोनेस्ट्रीज थी और विदेशों में भी उसको लेके जाया गया। तो उसमें एक नाखून था जो इनसे रिलेटेड है, जो भगवान बुद्ध का नाखून और शरीर का हिस्सा माना गया है, उसको वहाँ पे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया गया और उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, मोनेस्ट्री में उसको सजाया गया और दूर दूर से पर्यटक और टूरिस्ट आए, श्रद्धालु आए और उन्होंने उसके दर्शन किए और उसके बाद उसको वहाँ से दूसरी जगह पे ले जाया गया। इसके बाद करते हैं हमने अभी जो पढ़े थे ये प्रसिद्ध त्यौहार थे, जिसमें हमने लोसार, सोलंग, मोपिन और बौद्ध त्यौहार पढ़े। अब आ जाता है फेमस डांस एंड म्यूजिक, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बड़े ही दिल के साफ और स्पोर्ट्स खेलने वाले, डांस म्यूजिक करने वाले, गिटार बजाने वाले और बॉक्सिंग में बड़ा अच्छा खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये हर चीज़ का बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो जो प्रसिद्ध नृत्य और संगीत हैं वो जैसे पहले है बुइया, त्योहारों और समारोह के दौरान आदि जनजाति जो हमने पढ़ी थी उसके द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, इसका नाम क्या है, बुइया। ओके, उसके बाद आता है याक डांस, यानी कि याक नृत्य जो एक प्रकार का जानवर है, पशु है, वो उसका जो डांस होता है उसकी वेशभूषा जैसी, जो जानवर होता है याक पशु होता है उसके जैसी वेशभूषा मोनपा जनजाति पहनती है और डांस करती है। तो मोनपा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य है जिसमें लोग याक, एक प्रकार का पशु, की वेशभूषा धारण करते हैं। कई बार आपने मूवीज़ में, नाटकों में देखा होगा या आपने थिएटर में देखा होगा कि कुछ लोग जैसे घोड़े का जो वेशभूषा होती है, घोड़े जैसा ढांचा पहन लेते हैं, तो ऐसे ही याक का ढांचा, जो शरीर का ढांचा होता है, वैसा पहन के, वैसी वेशभूषा पहन के ये डांस करते हैं। और कौन सी जनजाति है, मोनपा जनजाति। लोक संगीत, प्रत्येक जनजाति के अपने गीत और संगीत होते हैं जिन्हें अक्सर पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाया जाता है। अभी तक हमने डांस पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत। अब आ गए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स और वीविंग, पारंपरिक कला यानी कि हस्तशिल्प और जो बुनाई होती है उसके बारे में हम एक बार नज़र डालेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां अपने सुंदर हाथ से बुने हुए वस्त्रों के लिए जानी जाती है। अगेन, जो वहाँ पे इतनी ट्राइब्स, जनजातियाँ रहती हैं, हर एक की अलग ड्रेस है, अलग गीत हैं, अलग डांस फॉर्म है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आदि, नियशी और मोनपा जैसी जनजातियों की महिलाएं पारंपरिक पैटर्न के साथ रंगीन शॉल, स्कार्फ और कपड़े बनाती हैं। अगर आप तवांग में कभी जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ी मार्केट है और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े और काफ़ी अच्छे आपके गिफ्ट आइटम्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रग मेकिंग यानी गलीचा बनाना, जो गलीचा होता है वो बनाना। कुछ जनजातियाँ ऊन और कपास यानी कि कॉटन का उपयोग करके सुंदर गलीचे और चटाई बनाते हैं। तो काफ़ी जनजातियाँ हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। सितंबर अक्टूबर से ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक बर्फ़ पड़ती रहती है, जो स्नोफॉल होती है। तो -10-12 डिग्री तक, 15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जो हमारी पोस्टिंग थी, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि
काफ़ी मुश्किल होता है एक किसी भी इंसान के लिए ऐसी जगह पे रहना और सर्व करना। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स, जैसे हमने अभी आपके डांस फॉर्म्स फिर आर्ट चीज़ें पढ़ी, आर्ट एंड म्यूजिक, अब हम पढ़ेंगे म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में, यानी कि जो भित्ति चित्र होते हैं, जो चित्रकारी की जाती है दीवारों पे, वो कौन कौन सी जनजाति करती हैं। उदाहरण के लिए मोनपा जनजाति बौद्ध देवताओं और परिदृश्यों के चित्र और भित्ति चित्र बनाने के लिए जानी जाती है। कौन कौन सी है? मोनपा जनजाति बौद्ध देवताओं और परिदृश्यों के चित्र बनाने, यानी कि नेचर के भित्ति चित्र बनाने के लिए जानी जाती है। और ये भित्ति चित्र अक्सर मठों और घरों में पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी फेस्टिवल्स हो, कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी सेरेमनी हो, तो वो जो उनके मठ होते हैं यानी मोनेस्ट्रीज होती हैं और जो उनके घर होते हैं, उनको सजाने के लिए भित्ति चित्र का प्रयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल पेंटिंग, पारंपरिक चित्रकला क्या होती हैं? कुछ जनजातियां अनुष्ठानों यानी कि आपकी जो रिचुअल्स होते हैं और समारोह में उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के मुखौटे और वस्तुओं को भी चित्रित करती हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो उनकी ड्रेस वेशभूषा होती है उनके साथ साथ मुखौटे, लकड़ी के मुखौटे भी पहन के वो अपने जो अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनी समारोह होते हैं, उसमें वो प्रयोग करते हैं। लकड़ी की नक्काशी, अरुणाचल के प्रदेश के कई आदिवासी लोग लकड़ी की नक्काशी में कुशल होते हैं। वे सुंदर मुखौटे, मूर्तियाँ और अनुष्ठान यानी रिचुअल्स की वस्तुएं बनाते हैं। इस नक्काशी का इस्तेमाल अक्सर पारंपरिक नृत्यों, त्योहारों और धार्मिक समारोह में किया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल्स काफ़ी मनाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। उसके अलावा कोई भी इवेंट कोई भी इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स यानी कि मुखौटे और वेशभूषा, कई जनजातियां रंगीन मुखौटे बनाती हैं जिनका उपयोग नृत्यों और त्योहारों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मोनपा जनजाति और अपने पारंपरिक नृत्यों में आत्माओं और जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुखौटों का उपयोग करती है। अगर आप देखेंगे तो मोनपा जनजाति जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में उनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद वेशभूषा आ गई। जानवरों की खाल, ऊन और कपास यानी कि वूल और कॉटन से बने पारंपरिक परिधान भी महत्वपूर्ण कला रूप हैं। इन परिधानों को अक्सर मोतियों, पंखों और पेंट से सजाया जाता है, यानी कि जो भी ये चीज़ें बनाते हैं उसमें जो मोती होते हैं बीड्स और पंख यानी कि फेदर, विंग्स और जो पेंट होता है उससे सजाया जाता है और उनको फिर ये पहनते हैं। ठीक है, तो हमने जो आज अरुणाचल प्रदेश का जो टॉपिक पढ़ा है, आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम अगर बात करें स्टार्टिंग से कि इसमें जो भी इसके स्थान हैं, इसके साथ लगने वाली जो राज्य दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बाद फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कौन सी जगह की क्या रेलेवेंस है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, फेमस क्या है, उसके बाद फेमस डांस फॉर्म्स, फेमस फेस्टिवल्स, वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनका कार्य करने की शैली क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, फेस्टिवल्स क्या मनाते हैं और उनकी आर्ट, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम बड़े ही बारीक तरीके से और बड़े ही एक्सप्लेन करके बच्चों को ये पढ़ाया जाता है ताकि उनका जो आगे पेपर होने हैं दिसंबर में, जनवरी में या फिर एनडीए के, उन चीज़ों के लिए वो बच्चा स्टार्टिंग से ही तैयार होता रहे। तो अरुणाचल प्रदेश की हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और जैसा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब की बार के सैनिक स्कूल के पेपर में 2-3 क्वेश्चंस जो आए हुए थे जीके में, उसमें एक आया हुआ था मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती है, यानी मधुबनी पेंटिंग इज फ्रॉम विच स्टेट। तो उसमें ऑप्शन दे दिए थे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब जब तक बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी नहीं होगी, जब तक वो चीज़ें उसको नहीं देखी है, जब तक बच्चा उसको ठीक नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से करवाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बिहार। उसके बाद एक आया था क्वेश्चन कालबेलिया, जैसे हमने मोनपा ट्राइब जनजाति पढ़ी, ऐसे ही कालबेलिया एक जनजाति है राजस्थान की। तो कालबेलिया जनजाति किस प्रांत से, किस राज्य से संबंध रखती है?
और इनका क्या कार्य होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम अपना जो स्टडी मटेरियल है, जो चीज़ें हमारी तैयारी करवाने की जो शैली है, उसको हम ये सारी चीज़ें कवर करवाते हैं, ताकि बच्चे को जब वो एग्ज़ाम देने चाहे तो उसकी कोई भी चीज़ बची ना रहे। हर एक चीज़ में उसको कम से कम आइडिया हो और उसके आँखों के आगे से वो चीज़ निकली हुई हो। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। जो बच्चे सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एनडीए की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको पता है कि जो हमारी टीम है, जो टीचर्स हैं, कितने अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अब की बार हमारे 5 स्टूडेंट्स, इनका सिलेक्शन आपके एमएनएसएस यानी कि स्पोर्ट्स स्कूल राई में हुआ है, और इसी हफ्ते में उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसी हफ्ते में वो एडमिशन ले लेंगे, फीस वगैरह जमा करवा चुके हैं। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमारी जो सैनिक स्कूल की और मिलिट्री स्कूल की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी हैं। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और राई स्कूल, ठीक है। इसके साथ नवोदय है, गुरुकुल है, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। तो ऑफलाइन अगर आपको बैच लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल टीचर से रूबरू होके अगर आप आना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7027020454। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। और हमारा जो सेंटर है जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, वो चलती है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी, G21 स्कूल गढ़ी बिंद्रोली रोड पे लोकेटेड है। वहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। और जो बच्चे एनडीए के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमारी ऑलरेडी ऐप, ऑनलाइन ऐप 14 अप्रैल से शुरू हो रखी है, और काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े भी हैं और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। और जो बच्चे अगेन ICS की ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो NDA 2 के नाम से आपको कोर्स मिलेगा, NDA 2 स्पेशल कोर्स। और अगेन इसकी जो ऑनलाइन क्लासेज आपको ICS की ऐप पे NDA 2 में मिल जाएगी, बाय मेजर पंकज, मेरा ही फोटो लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन बैच के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, SSB के लिए कोई जानकारी चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए अगर आपको जाना है, तो आप 702 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पास हॉस्टल में कुछ बच्चे आके रुक चुके हैं, और जो मैंने आपको राई स्कूल वाला भी बताया था, वो भी बच्चे, उनमें से 5 में से 3 बच्चे हमारे पास ही रुके हुए थे, और उसके साथ ही उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। और अभी भी हमारे पास 1-2 बच्चा जींद से, 2 बच्चे दिल्ली से, 1 बच्चा आपका भैंसवाल, तो हमारे पास अभी भी 4 से 5 बच्चा है हॉस्टल में जो आके रुका हुआ है, और इन टॉपिक्स की, इन स्कूलों की और NDA की तैयारी कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका सपना भी है ऐसे स्कूल में जाने का, अगर आप 4th 5th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास में आपको एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर राई स्कूल में, या 9th क्लास में लेना है, तो आप आके मिलिए। या फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ICS की ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सेम NDA के लिए है। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो हमारी जो क्लासेज है ऑलरेडी चल रही हैं, और सारा मटेरियल जो पहले क्लासेज हो चुकी हैं आपको डाउनलोडेड उसमें मिल जाएगा। जो आपकी वीडियोज़ हैं उसमें आपको जो पहले के लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहता है तो वो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी एट द G21 स्कूल में आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।